नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन-सा है? तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द मनोज होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और कामदेव के अन्य पर्यायवाची शब्दों की अगर बात करें तो अतनु, मदन, मनोभव, स्मर, मनसिज, मनमत, मीनकेतु, मनोभाव, रीतिपति, मनोज, मयन, मकरध्वज, पुष्पधनवा। तो ये कुछ इसके पर्यायवाची शब्द हैं। आगे है, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छांटिए। तो यौगिक शब्द होगा गोपाल, ऑप्शन नंबर डी। जो शब्द सार्थक शब्दों के मेल से बने हो और किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए रूढ़ ना हो, उसे यौगिक कहा जाता है। और दशानन, चतुर्मुख और परोपकार जो हैं वो योग रूढ़ी शब्द हैं। ये भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है में हुआ माना जाता है? तो देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख से हुआ था। ये भी याद रखें। तो गुजरात, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। निम्नांकित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? तो अघोष अल्पप्राण ध्वनि जो है वो क और त है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दृघ उर्झत उर्झत टूटत कुटुंब जूरत चतुर चित प्रीति परत गांठी दुर्जन हिये दई नई यह रीति। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें जो है वो असंगति, ऑप्शन नंबर बी असंगति अलंकार है। जहाँ पर कारण कार्य स्थान जहाँ पर कारण कार्य स्थान काल आदि की नियम विरुद्ध स्थिति दिखाई जाती है, वहां पर जो है असंगति अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, रामबिलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो ये जो है 2 खंडों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है। तो इसकी लेखिका नासिरा शर्मा है। ऑप्शन नंबर ए नासिरा शर्मा इसका सही आंसर है। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जो हैं वे चाहते थे कि देवनागरी लिपि को हटाकर रोमन लिपि को प्रचलित किया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए सुनीति कुमार चटर्जी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कैंची किस भाषा का शब्द है? तो कैंची जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर क्रमशः अ आय अव आव हो जाता है। ये संधि कौन सी है? तो ये संधि जो है वो होगी अयादी संधि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। एक ही स्वर के अर्थात स्वर्ण स्वर के 2 रूप चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, जब एक दूसरे के बाद आए तो दोनों जुड़कर दीर्घ रूप वाला स्वर हो जाता है। तो दीर्घ संधि होती है। और अ या आ के बाद या ई हो तो दोनों का ए हो जाएगा। और अ या आ के बाद अगर उ या ऊ हो तो दोनों को ओ होगा। और अ या आ के बाद जब री या री हो तो दोनों का जो मिलकर जो है वो अर हो जाएगा। और अ या आ के बाद री होगा तो दोनों का अल होगा। इस प्रकार जो है गुण संधि बनती है। और इसके बाद जो है अ या आ के बाद यदि ए या ऐ हो तो दोनों का ऐ ही होगा। और अ या आ के बाद या ओ या औ होगा तो दोनों का औ होगा। तो इस प्रकार जो है वो वृद्धि संधि होगी। तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है। तो इसकी विधा है रेखाचित्र। बोलती प्रतिमा जो है वो एक रेखाचित्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
और सन 1936 तक जो है हिंदी रेखा चित्रों का प्रकाशन जो है प्रायः पत्र-पत्रिकाओं तक ही सीमित रहा है और इन्हें संकलन के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय जो है वो पंडित श्रीराम शर्मा को है और शर्मा जी की बोलती प्रतिमा नामक संग्रह जो है वो 1927 में प्रकाशित हुई थी और उनका ये संग्रह जो है वो रूसी लेखक तुर्गनेव की जीवन समाधि से बहुत प्रभावित था और हिंदी में ये उनका बहुत ही चर्चित संकलन भी माना जाता है, तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन-सा है? तो भाषा के संबंध में असत्य कथन ये है कि भाषा एक पैतृक संपत्ति है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता। शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गाँव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। ये कथन किस रचना से लिया गया है? तो ये जो है वो मैलांचल से लिया गया है, फणीश्वर कुमार रेणु की ये मैलांचल उपन्यास है। अगला प्रश्न है ब्रिजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं, तो ब्रिजभाषा आधुनिक जो कवियों में जो है रत्नाकर जी को मुंदर्य स्थान प्राप्त है, मतलब पहला स्थान प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर सी रत्नाकर जी इसका सही आंसर है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। और ब्रिजभाषा के तत्कालीन अन्य कवियों ने जहाँ पूर्ववर्ती काव्य की प्राय एक ही प्रवृत्ति को ग्रहण किया था, वहाँ उन्होंने भक्ति, नीति, श्रृंगार और वीरता संबंधी रीति परिपाटी की कविताएं भी लिखी थी और प्रौढ़ और चित्रमय ब्रिजभाषा के रूप में जो है ये रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में माने जाते हैं। और इनकी कुछ प्रमुख ग्रंथ है उद्धव शतक, गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, हिंडोला जो है कुछ इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है हरिबंदी किस साहित्यकार की कहानी है? तो हरिबंदी जो है वो मृदुला गर्ग की कहानी है। अगला प्रश्न है भई गति साँप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है दुविधा में पड़ जाना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका है, तो शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका जो है वो अलका सरावगी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। भवभूति का मूल नाम क्या था? तो भवभूति का जो है पितृकृत और असली नाम श्रीकंठ और भवभूति लिखित 3 नाटक मालती माधव महावीर रचित और उत्तर रामचरित जो है माने जाते हैं। तो इनके जो नाम थे वो है नीलकंठ श्रीकंठ, ऑप्शन नंबर सी। राम की गाय बहुत काली है, इस वाक्य में काली है, तो काली जो है वो एक विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है, तो इसका संबंध जो है वो जयशंकर प्रसाद से है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सन 1953 में जो है डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में जो है एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी जिसमें सुझाव दिया गया था कि ह्रस्व ई की मात्रा व्यंजन से पूर्व लगाई जाए, ख, ध, म, छ को क्रमशः ख, ध, म, छ, भ, छ के रूप में लिखा जाए। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी, ऑप्शन नंबर बी वो उस वक्त के उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं यामा, दीपशिखा, नीरजा ये सभी महादेवी वर्मा की है और आंगन के पार द्वार जो है ये गेय जी की रचना है।
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। तो ये अज्ञेय जी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। तो प्रिय प्रवास के जो रचयिता हैं बहुत बार रिपीट हो चुका है, हरिऔध जी की रचना है प्रिय प्रवास, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है। तो व्यंग्यकार की श्रेणी में जो सबसे पहले जिनका नाम आता है वो तो है हरिशंकर परसाई जी, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पूछा है कि व्यंग्यकार नहीं है, तो जो व्यंग्यकार की श्रेणी में नहीं आते हैं वो है अज्ञेय जी, और बाकी रविंद्रनाथ त्यागी, लतीफ खोंगी और हरिशंकर परसाई जो हैं ये सभी एक व्यंग्यकार लेखक हैं। अगला प्रश्न है, देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है। तो भावात्मक रेखा चित्रों में जो है देवेंद्र सत्यार्थी का नाम जो है सबसे पहले आता है, और उन्होंने बड़े सजीव और भावप्रण रेखा चित्र लिखे हैं, और रेखाएं बोल उठी और दूसरे संग्रह में सम्मिलित रेखा चित्रों में उनका ध्यान विशेष रूप से भावों और तथ्यों पर केंद्रित होता गया है। और उनके रेखा चित्र जो है रेखाएं बोल उठी संग्रह के दादा दादी के चित्र, नीर चीर नूतन चित्र, भले आदमी की बातचीत रेखा चित्रों में जहाँ तथ्य निरूपण का प्राचुर्य है और वहीं रेखाएं बोल उठी सौंदर्य बोध, आज मेरा जन्मदिन है, मैं भावात्मकता का की अधिकता देखी गई है। तो जो इनका संस्मरण, इनमें से जो उनका संस्मरण माना गया है वो है रेखाएं बोल उठी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है। तो उनकी जो प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति है वो है कुछ चंदन की कुछ कपूर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है। तो जो जीवनी विधा से संबंधित नहीं है वो है भक्तमाल, वो है बसेरे से दूर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये सभी जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये बाणभट्ट की आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है बाणभट्ट की आत्मकथा और चारु चंद्रलेखा, पुनर्वा, अनामदास का पोथा में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय करते हुए रोचक उपन्यासों की रचना की है, और इन उपन्यासों में जो है ऐतिहासिक वातावरण की सुंदर प्रस्तुति भी हुई है। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास में जो है पहला पद जो है वो संख्यावाचक होता है और दूसरा और अंतिम पद जो है वो संज्ञा होता है। तो इसमें जो है राजा रानी जो है वो द्वंद्व समास है, पीताम्बर में कर्मधारय समास है, कर्मधारय या बहुव्रीहि समास दोनों ही है इसमें, भूदेव में तत्पुरुष समास है, तो त्रिभुवन में जो है वो द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। निम्न में अशुद्ध वाक्य बताइए। तो अशुद्ध वाक्य है, कच्चे तेल की कीमत घट गया है, ऑप्शन नंबर बी। निष्फल ना होने वाला कहलाता है, अमोघ। 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। अगला प्रश्न है, भवभूति की रचना का नाम है। तो भवभूति की रचना है उत्तर रामचरित, ऑप्शन नंबर ए। भवभूति के जो है वो 3 नाटक उपलब्ध है, महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित, तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा। तो इसका जो सही अनुवाद है तो वो है वयम महता राष्ट्रस्य नागरिकाः समः, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है। तो प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ जो है वो रसखान द्वारा रचित है, ऑप्शन नंबर ए रसखान इसका सही आंसर है।
और रसखान की 2 कृतियाँ प्रेम वाटिका और दान लीला है। और वर्तमान में जो है सर्वाधिक प्रचलित संकलन सुजान रसखान है, जिसमें 121 सेवइयाँ, 17 कवित और 12 दोहे और 4 सोरठे जो है संकलित है, तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची जो नहीं है वो है अमीय। ऑप्शन नंबर डी, अमीय जो है वो अमृत का पर्यायवाची होता है। और अरविंद, शतदल, सरजित, पंकज, जलज, अम्भोज, अम्बुज, सरोज, वारिज, नीरज, पारिजात, राजीव, शतपत्र, पदम, नलीन, अरविंद, कंज, तामरस, कुशेष्य, कुवलय, कोकनद, पुंडरीक, उत्पल, मकरंद, इंदिवर, अब्ज, पंकरु जो है ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो ज्ञानश्री शाखा जो है के जो प्रमुख कवि माने जाते हैं वो है कबीरदास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। भक्ति साहित्य की जो है वो 2 धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण, और दोनों धाराओं के ही 2-2 उपधाराएं हैं। निर्गुण काव्य जो है की जो है उपधाराओं को ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा कहा जाता है। और प्रेमाश्री काव्य ही हिंदी का सूफी काव्य है। और सगुण की 2 उपधाराएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो कबीर जो है निर्गुण संतों के साहित्य को ज्ञानश्री कहने का कारण यह प्रतीत होता है कि इन संतों ने ज्ञान पर सूफियों की अपेक्षा अधिक बल दिया है, तो इसलिए इन्हें ज्ञानश्री कहा जाता है। कबीर जैसे जो भी अन्य कवि हैं उन सभी को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो जयशंकर प्रसाद के सभी नाटकों के बारे में तो आपको पता ही है। तो ध्रुव स्वामिनी जो है उनका एक प्रसिद्ध नाटक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ध्रुव स्वामिनी। तो ये थे आज के कुछ हिंदी साहित्य और भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।